हाय एवरीवन, वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। दोस्तों, जैसे कि आपको हमने प्रॉमिस किया था कि हम आपके लिए एक न्यू बैच डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाएंगे जो कि होने वाला है 7th 8th 9th के लिए साइंस और मैथ सब्जेक्ट। बट एक चीज आपको पता होना चाहिए, जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूं कि ऑलरेडी सारा सिलेबस सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस प्रेजेंट है। यानी हमने ऑलरेडी सब चीज पढ़ा रखा है और इसीलिए हमारा JR ट्यूटोरियल्स पिछले 3-4 साल से हर एक बच्चों के लिए काम कर रहा है, महाराष्ट्र बोर्ड के लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको पता होगा। तो अगर आप आगे की तैयारी करना चाहते हैं, आगे के चैप्टर्स पढ़ना चाहते हैं, कोई भी चैप्टर्स पढ़ना चाहते हैं, आप डायरेक्टली यूट्यूब पे सर्च करोगे हमारे चैनल JR ट्यूटोरियल्स का नाम साथ में टाइप करके, तो आपको सारे हमारे वीडियोस देखने मिल जाएंगे। ये तो हमने न्यू बैच स्टार्ट किया, तो हमने डिसाइड किया कि यार आपके लिए डिजिटल बोर्ड लेके और आपके लिए एक नया बैच चालू किया जाए। तो ये रहा आपके सामने, हमने एक नया बैच स्टार्ट कर चुके हैं। मैथ्स के वीडियोस ऑलरेडी आपको मिल रहे होंगे, साइंस का भी हमने बाकी स्टैंडर्ड्स के लिए स्टार्ट कर दिया था न्यू बैच, और आपके लिए 8th स्टैंडर्ड साइंस का पहला चैप्टर आज स्टार्ट होने जा रहा है, जिसका नाम है दोस्तों चैप्टर नंबर 1, द लिविंग वर्ल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब। जी हाँ, बहुत ही मजेदार चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 2 लेक्चर्स लगेंगे, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, 1 बाय 1 देखेंगे। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 1 होने वाला है, जिसमें हम बेसिक क्लासिफिकेशंस देखेंगे कि क्या होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या क्या इसके अंदर क्लासिफिकेशंस होते हैं, और साथ ही में उस चीज को थोड़ा सा बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। बस मुझे आप लोग का एक सपोर्ट चाहिए, जो कि है कि आप लोग हमारी इस वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करके बताएं कि राहुल सर खुद आके मेहनत कर रहे हैं और आपके लिए न्यू वीडियो फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं, ताकि और बेटर से बेटर, बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी आपको वीडियोस के फॉर्म में मिल सके। ठीक है, तो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग हार्ड, और ऐसे ही अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करके अच्छे अच्छे मार्क्स एग्जाम में लाते रहो। बस यही मेरा सपना है, पिछले 4 साल से करते आ रहे हैं और आगे भी आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो जो चैप्टर आप देख पा रहे हो, द लिविंग वर्ल्ड, अगर आप देखोगे तो दुनिया बहुत बड़ी है। ठीक है, और ये दुनिया जब हम शुरू करते हैं, मतलब आज से करोड़ों साल पहले, तब ये दुनिया शुरू हुई थी। मतलब एक बिग बैंग थियरी हुआ, तो बहुत सारे बोलते हैं ना, एस्ट्रॉइड्स आपस में टकराए, प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ, स्टार्स का फॉर्मेशन हुआ, गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हुआ। एंड आप देखोगे तो हमारा जो प्लैनेट है ना, एक रेत होती है ना, रेत, सैंड पार्टिकल्स, एक सैंड पार्टिकल के इतना बड़ा हमारा प्लैनेट है एज कंपेयर टू आवर यूनिवर्स। मतलब एक समुंदर इतना बड़ा, उतना बड़ा हमारा यूनिवर्स है, उसके अंदर करोड़ों गैलेक्सीज है, और उस करोड़ों गैलेक्सीज के अंदर करोड़ों प्लैनेट्स होंगे, करोड़ों स्टार्स होंगे, और उसमें से हमारा एक छोटा सा प्लैनेट है, प्लैनेट अर्थ, जिसके ऊपर हम एक छोटे से इंसान है जो इस दुनिया में रहने के लिए आते हैं। इमेजिन कर सकते हो, इतना छोटा हमारा मतलब हमारा बोलते हैं ना व्यक्तित्व है। तो बेसिक तौर पे अगर हम बात करें कि इतनी बड़ी दुनिया में हम रहते हैं, अकेले हैं क्या? नहीं, हम अकेले नहीं रहते, हमारे साथ और भी बहुत सारे जीव जंतुएं रहते हैं, एंड दैट इज नथिंग बट द लिविंग वर्ल्ड। तो लिविंग वर्ल्ड में सिर्फ ह्यूमन बींग्स नहीं है, उसमें प्लांट्स भी आते हैं, छोटे से छोटा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आता है, बड़े से बड़ा पेड़ भी आ जाता है, वाइल्ड एनिमल्स भी आ जाते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स भी आ जाते हैं, बर्ड्स भी आ जाते हैं, एंड बहुत ही अनगिनत और भी ऐसे ही प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। तो ये जो लिविंग वर्ल्ड है या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें, लिविंग हमारा जो प्लैनेट सिस्टम की अगर बात करें, तो ये बहुत ही डाइवर्सिफाई है, और इसी में डाइवर्सिफिकेशन में हमें क्लासिफिकेशन पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक डेफिनेशन बोलता है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक प्रोसेस है जिसको हम डिवाइड करते हैं इनटू द ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। जैसे आपके स्कूल्स में आपके डिविजन्स बने हुए हैं, क्लासेस बने हुए, डिविजन्स बने हुए। जैसे आप मान लो एक 8th स्टैंडर्ड के बच्चे हो, तो 8th स्टैंडर्ड के आप इस स्कूल के 8th क्लास में पढ़ने वाले इस डिवीजन के A B C डिवीजन होते हैं, D डिवीजन होते हैं, किसी किसी में बहुत सारे डिवीजन होते हैं, उस डिवीजन के बच्चे, इसमें आपका ये रोल नंबर है। मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर क्लासिफिकेशन हुआ, फिर क्लासिफिकेशन हुआ, और क्लासिफिकेशन के अंदर भी ग्रुप्स बने, उसके अंदर भी सब ग्रुप्स बनते गए, इस तरीके से सब चीजें हुई। तो यही चीज को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। एक सेकेंड दे दो मेरे को बस। क्या बोलते हैं बच्चा? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की हम बात करें, तो ये क्लासिफिकेशन तो है, लेकिन सिर्फ बायोलॉजिकली रिप्रेजेंट हम कर रहे हैं, यानी कि सिर्फ जीव और जंतुओं की बात कर रहे हैं, सिर्फ प्लांट्स की बात करेंगे, एनिमल्स की बात करेंगे, और जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसकी बात करेंगे। तो एक बायोलॉजिस्ट था जिसका नाम था विटेकर। ऐसे बहुत सारे उसके मतलब पूरा नाम है, आपको अपने बुक में मिल जाएगा, तो विटेकर खाली याद रखोगे तो भी काम चल जाएगा। तो विटेकर एक ऐसा बायोलॉजिस्ट था जो ना क्लासिफिकेशन करने में बहुत ज्यादा दिलचस्प रखता था, रुचि रखता था, इंटरेस्ट रखता था। जैसे एक न्यूटन बाबा थे हमारे, तो जैसे एप्पल गिरा भाई, वो उस भाई साहब को पता नहीं क्या पड़ी थी, एप्पल उठाया और खाया नहीं। वो सोचने लगे कि काश ये एप्पल उल्टा गिरता, मतलब गिरता ही नहीं, ऊपर की तरफ जाता। तो ये ऐसा क्यों हुआ कि पेड़ से गिर के वो नीचे ही गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गया? तो उस भाई साहब ने दिमाग लगाया और बना दिया ग्रेविटी।
मतलब ग्रेविटी तो पहले से ही था, दुनिया में कोई भी चीज ऊपर जाती तो नीचे आती बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, तो ग्रेविटी पहले से ही था, लेकिन ग्रेविटी को ग्रेविटी ही बोलते हैं। उसके इतने सारी थियोरेटिकल चीजें हैं, इतने सारे न्यूमेरिकल्स है जो आगे फिजिक्स बना, ये इतने सारा जो तामझाम किया वो उसने ही किया, और भी बहुत सारे साइंटिस्ट लोग का उसका योगदान मिला। तो उस टाइम के तो लोग पागल होते थे, थोड़ा पागल मतलब हमारे लिए वो पागल है, लेकिन वो तो अपना सही काम कर रहे थे। हम क्या करते हैं, हम तो बस जो चीज पढ़ाई है वही चीज पढ़ के पढ़ा रहे हैं, वही चीज आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है ना। कुछ नया इनोवेट करना, दैट इज द मोस्ट क्रेजीएस्ट थिंग जो हम कर सकते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग। हमारा दिमाग इतना खतरनाक है, आप सोचो ना यार, कभी सोचा था एरोप्लेन में बैठ के उड़ सकते हो? जब मैं गया अभी रिसेंट में, मैं गया था केरला। बाय द वे, अगर आप व्लॉग में इंटरेस्टेड हो तो मैंने बहुत पहले से एक व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया हुआ है, JR व्लॉग्स नाम है। मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, ज़्यादा नहीं बताता बच्चा, ये सब चीज़ पर्सनल चीज़ें हैं, ठीक है। तो JR व्लॉग्स चैनल है यूट्यूब पे, आप सर्च करोगे ना, उस पर हमने ना केरला के व्लॉग्स बनाए हुए। तो मैं आपको स्टोरी क्या बता रहा था कि जब मैं एरोप्लेन में बैठा, मतलब पहले भी मैं 1-2 बार बैठ चुका हूँ, लेकिन मैं इस बार जब केरला गया फ्लाइट से, तो मैं जब एरोप्लेन में गया तो बादलों के बीच में मैं देखा कि यार कितना दूर हम लोग कितने हाइट तक आ गए, ठीक है। तो हम लोग क्या सोच रहे हैं कि यार, मतलब एक थिंकिंग आता है यार, ये क्या मशीन है, क्या टेक्नोलॉजी है। सोचो ना, इतने हजारों फीट के हाइट पे हम लोग उड़ रहे हैं, इतने से प्लेन के अंदर जिसमें 50, 100, 200 पैसेंजर्स बैठे हुए हैं। तो क्या टेक्नोलॉजी है ना, किसी ने सोचा था हम हवा में उड़ के एक जगह से दूसरे जगह आधे घंटे 1 घंटे के अंदर पहुंच सकते हैं। तो ये पॉसिबल हो पाया ना बच्चा। तो ये चीज किसने सोचा? साइंटिस्ट ने सोचा, इसे लोगों ने सोचा। तो साइंटिस्ट इज नथिंग बट व्हाट, एक ह्यूमन बीइंग ही तो है, एक आम इंसान है, उसने सोचा। तो हम क्यों नहीं सोच सकते? तो आपको भी सोचना पड़ेगा। और मैं चाहता हूं कि आप में से कोई बच्चा यार उस लेवल के ऊपर पहुंचे, साइंटिस्ट बने, इंजीनियर बने, और उस कारनामे को करके दिखाए कि जो चीज नहीं है वो चीज खोज के दिखाए। तो ये जरूर से करना। चलो आप टॉपिक पे आएंगे, ज्यादा अंदर डीप में मैं नहीं जाऊंगा, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो हम क्या बात करते हैं, हम यहाँ पे बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन है वो किसने किया था? विटेकर ने किया था, जो कि एक बायोलॉजिस्ट था, जो कि ये क्लासिफिकेशन में इंटरेस्टेड था। तो उसने क्या बोला कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है, उसने क्या बोला बच्चा? उसने बोला कि जो भी ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या होते हैं? 2 हिस्सों में डिवाइड होते हैं, एक प्रोकैरियोट्स, दूसरा है यूकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं। इसको हम लोग प्रोकैरियोटिक भी बोल सकते हैं, यूकैरियोटिक भी बोल सकते हैं, एक और वर्ड है। तो प्रोकैरियोट्स क्या होता है जनरल तौर पे, अगर मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करूं, प्रोकैरियोट्स एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस जो होता है वो वेल डेवलप नहीं होता है। अब जिनको नहीं पता उसके लिए मैं थोड़ा बेसिक में जाना चाहता हूं। बेसिक ये है, जैसे मान लो हम सभी ये चीज जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से बच्चा, कि हमारा पूरा शरीर, ह्यूमन बीइंग का या फिर प्लांट्स का या फिर एनिमल्स का, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसका जो शरीर होता है वो एक सेल से बनता है। सेल क्या है? एक छोटा सा, इतना छोटा पार्टिकल है हमारे शरीर का या फिर कोई भी लिविंग बॉडी का, कि उसको हम माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं, अदरवाइज हम आंखों से नहीं देख पाते। तो इतना छोटा होता है, उसको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। उस सेल के अंदर क्या होता है? एक छोटा सा और एक पार्ट प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। और वो जो न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर एक कवच होता है जिसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये सभी चीज आपने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, उम्मीद करता हूं, ठीक है। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो अगर किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस एब्सेंट है या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डेवलप नहीं है, न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, या फिर इन शॉर्ट प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। और जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बहुत अच्छे से प्रेजेंट है उसको यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं या फिर यूकैरियोट्स बोलते हैं। ये बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया? ये 7वीं में मैंने पढ़ाया हुआ था आपको, तो उम्मीद करता हूं आपको याद आ गया होगा। चलो, अब जो प्रोकैरियोट्स होता है उसका और अंदर क्लासिफिकेशन में देखेंगे तो वो प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो जनरली यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब एक सेल से बने। यूनिसेलुलर मतलब एक सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म। और अगर डिटेल में जाएंगे तो यूनिसेलुलर के एग्जांपल्स जो होते हैं वो होते हैं किंगडम मोनेरा। तो किंगडम मोनेरा के जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो कि हम आगे आपको पढ़ाएंगे कि किंगडम मोनेरा होता क्या है, तो किंगडम मोनेरा के जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सब इस कैटेगरी में आ जाते हैं। किसके? प्रोकैरियोट्स के कैटेगरी में। वही दूसरे तरफ अगर आप देखोगे, जो मैंने यूकैरियोट्स बताया, मतलब ऐसे जीव, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर सेल के अंदर न्यूक्लियस बहुत अच्छे से प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज वेरी गुड, ठीक है। अब यूकैरियोट जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड है। यूकैरियोट के ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, यानी एक सेल से बनने वाले ऑर्गेनिज्म, सिर्फ एक ही सेल रहेगा उसके बॉडी में, मतलब सोच सकते हो कितना छोटे होंगे। और हो सकता है उसके बॉडी में बहुत सारे सेल हो, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग, इतना बड़ा शरीर है भाई, सिर्फ इतनू सा स्किन अगर कट करके निकालोगे और उसको माइक्रोस्कोप में देखोगे तो उसी में कम से कम आपको हजारों सेल देखने मिल जाएंगे, ठीक है। तो हमारा पूरा बॉडी के अंदर करोड़ों सेल्स प्रेजेंट है, तभी जाके इतना बड़ा बॉडी हुआ, ठीक है ना।
तो छोटा से छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर लोगे तो उसके अंदर यूनिसेलुलर वाले होंगे। तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स की बात करेंगे तो यूनिसेलुलर का एग्जांपल है किंगडम प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्रोटिस्टा में जो भी ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे वो सब यूनिसेलुलर होंगे। वही हम बात कर रहे थे मल्टी सेलुलर की, जिसमें बहुत सारे सेल्स हो सकते हैं। तो मल्टी सेलुलर 3 हिस्सों में डिवाइड है। एक है किंगडम फंगाई, जिसमें जितने भी फंगस होते हैं ना, फंगस आपको पता है रोटी के ऊपर लग जाता है, ब्रेड के ऊपर लग जाता है, फंगस आ जाता है, हम लोग बोलते हैं ना खराब हो गया, तो फंगस होता है। तो ये किंगडम फंगस, फंगाई बोलते हैं उसको, नॉर्मल तौर पर फंगस भी बोलते हैं। तो ये किंगडम फंगस के अंदर जितने भी टाइप के फंगस है सब किसके अंदर आ जाते हैं, मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म में आ जाते हैं। फिर किंगडम प्लांटे, दुनिया में जितने भी प्लांट्स है किंगडम प्लांटे में आ जाते हैं। और किंगडम एनिमल है, दुनिया में जितने भी एनिमल्स है, जानवर है, वो सब किंगडम एनिमल्स में आ जाते हैं। अब चलो एक एक करके, ये तो हो गया पूरा क्लासिफिकेशन ना, अब एक एक करके हम तो डिटेल में समझेंगे। वैसे आप 8 स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो तो आपका जो लेवल है अभी बेसिक है। आप यही चीज को अगर आप 11th में पढ़ोगे तो बहुत एक एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी बस बेसिक पढ़ना है जो कि आपके सिलेबस में बेसिक्स ही दिए हुए, तो एक एक करके हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, दैट इज किंगडम मोनेरा। जो हमने देखा क्या है किंगडम मोनेरा, देखो यहाँ पे ये वाला है किंगडम मोनेरा। जैसा सवाल आया था ना किंगडम मोनेरा होता क्या है, तो किंगडम मोनेरा क्या है, किंगडम मोनेरा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मतलब इसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, जितने भी जीव जंतु प्रेजेंट है, वो सब यूनिसेलुलर, मतलब एक सिंगल सेल से बने हुए हैं। और एक सिंगल सेल से बने हुए तो आप सोच सकते हो इसकी साइज जो होगा, इसका साइज बहुत ज्यादा छोटा होगा, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। जनरल तौर पे ये क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं या फिर हेटेरोट्रॉफ भी हो सकते हैं। ऑटोट्रॉफ मतलब आप जानते हो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, ठीक है ना, जैसे लीव्स बनाते हैं ना, प्लांट्स बनाते हैं वैसे। और या तो वो हेटेरोट्रॉफ्स हो सकते हैं, किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर चिपक जाते हैं और उसी में से वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है, क्लियर। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। दीज आर प्रोकैरियोटिक सेल्स, ये क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। अब प्रोकैरियोटिक का मतलब ये हो गया कि भैया इसके पास सेल्स तो है, लेकिन सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस होना चाहिए वो वेल डेवलप नहीं है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट और नॉट वेल डेवलप। तो ये चीज आप बोल सकते हो। तो इसके अंदर क्या है, डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस क्या है, प्रेजेंट नहीं है, या फिर सेल ऑर्गेनेल्स ठीक से प्रेजेंट नहीं है। एंड दैट्स व्हाई ये जो सेल होता है ये प्रॉपर सेल नहीं बोल सकते। मतलब है सेल तो है भाई, लेकिन इसके अंदर जो न्यूक्लियस डिस्टिंक्ट होना चाहिए, सेल ऑर्गेनेल्स होने चाहिए प्रॉपर तौर पे, वो नहीं है। एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब एग्जाम्पल क्या है, जितने भी टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, अब आपको पता है बैक्टीरिया इतने छोटे होते हैं कि हमको पता नहीं चलता, हमारे शरीर के अंदर भी आ जाते हैं। अभी 2 दिन पहले बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया था मैं, इसके लिए शायद ये वीडियोस भी आपको थोड़े लेट मिल रहे होंगे, लेकिन बीमार पड़ा कारण क्या है, बैक्टीरियास, वायरसेस जो आ जाते हैं शरीर में किसी न किसी माध्यम से और हमें क्या करते हैं, बीमार करते हैं। तो बैक्टीरिया जितने भी टाइप के होते हैं और ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है, ये सभी चीज किसके एग्जाम्पल है, किंगडम मोनेरा के एग्जाम्पल है। तो आपको याद रखना ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। एग्जाम में कभी कभी पूछता है कि राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द किंगडम मोनेरा, तो यू हैव टू राइट दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। याद रहेगा बच्चा, क्लियर है, समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक है किंगडम प्रोटिस्टा। अब ये क्या होता है, तो हमने देखा था किंगडम प्रोटिस्टा, कहां देखा था, किंगडम प्रोटिस्टा ये रहा। यूकैरियोट्स का अगर क्लासिफिकेशन यूनिसेलुलर में है तो यूनिसेलुलर होते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्रोटिस्टा क्या है, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिंगल सेल्ड होते हैं। और ऑब्वियसली सिंगल सेल्ड है मतलब क्या है, ये यूनिसेलुलर है और इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट है, एनक्लोज इन ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यानी इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट है विथ प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो अगर प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसका मतलब ये क्या होगा, यूकैरियोटिक होगा ऑब्वियसली। तो ये क्या है, यूकैरियोटिक है। दे हैव सूडोपोडिया और हेल लाइक सीलिया और विप लाइक फ्लैजेला फॉर लोकोमोशन। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे ये ऑर्गेनिज्म है तो हो सकता है इसमें कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर बाहर के तौर पे प्रेजेंट हो जो कि सीलिया होता है। अब उसका काम क्या है, जैसे हमारे पास हाथ और पैर है बच्चा, हम चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं। तो इस ऑर्गेनिजम्स को क्या चाहिए, तो कुछ ऐसे ऑर्गन्स की जरूरत पड़ती है जिसके हेल्प से वो लोकोमोशन कर सके। क्या कर सके, लोकोमोशन, यानी चल फिर सके। तो वो ऐसे कुछ ऑर्गन्स जैसे सीलिया हो गया, ठीक है ना, या फिर फ्लैजेला हो गया, उसके हेल्प से वो लोकोमोशन करते हैं। और उनके पास सूडोपोडिया भी होता है, जैसे अमीबा इज द एग्जांपल। आपको पता है अमीबा, ये आपने नाम सुना होगा। तो अमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि प्रोटिस्टा का ही एग्जांपल है, उसके पास होता है सूडोपोडिया। तो सूडोपोडिया क्या करता है, उसी से वो खाना खाता है और उसी से वो लोकोमोशन भी करता है। दैट इज ये ऑर्गेनिज्म। लेकिन ये काफी छोटा होता है, ऐसा नहीं कि उसके हाथ पैर है वो दिख रहे हैं आपको, बहुत ही छोटा होता है जो कि माइक्रोस्कोप में देखना पड़ेगा। एग्जाम्पल याद रखना कि अगर ये किंगडम प्रोटिस्टा के एग्जांपल्स की हम बात करते हैं तो अगर वो ऑटोट्रॉफ है, यानी अपना खाना अगर खुद बनाता है, तो उसका एग्जांपल है यूग्लेना। ऑटोट्रॉफिक
अगर नेचर है उसका ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं, हेटेरोट्रॉफ भी हो सकते हैं। तो अगर वो प्रोटिस्टा है और ऑटोट्रॉफ है तो एग्जांपल इज यूग्लेना, और अगर वो हेटेरोट्रॉफ है यानी कि किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहता है अपने खाने के लिए तो एग्जांपल याद रखना अमीबा, पैरामीशियम, दीज आर सम एग्जांपल्स। तो इसको आप बाय हार्ट करके चल सकते हो, याद करके चल सकते हो। ठीक है, क्लियर, बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहां पे मैंने समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं ये दो चीज आपको बहुत इजी तौर पे समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ जाते हैं। और एक चीज है जो हमें बहुत इंपॉर्टेंटली पढ़ना है जो कि है किंगडम फंगाई। तो हमारा जो क्लासिफिकेशन था फिर से एक बार नजर डालते हैं इसके ऊपर। ये रहा क्लासिफिकेशन। तो हमने देखा था यूकैरियोट में दो पार्ट है। क्या पहला पार्ट था दैट इज यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। तो यूनिसेल्युलर में तो किंगडम प्रोटिस्टा हो गया, लेकिन जो मल्टी सेल्यूलर था उसमें तीन पार्ट था दैट इज किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटेन, किंगडम एनिमलिया। तो उसमें से हम लोग देखेंगे तीनों। तो यह है किंगडम फंगाई। तो किंगडम फंगाई मतलब जितने भी दुनिया में फंगस प्रेजेंट होते हैं ये सब इसी कैटेगरी में आ जाता है, फंगाई की कैटेगरी में आते हैं। तो ये क्या होता है, नॉन ग्रीन होता है। मतलब पहली बात तो इसके अंदर क्या है, क्लोरोफिल नहीं है। समझा इसका मतलब? अब भाई ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है कि इसके अंदर ग्रीन पिगमेंट नहीं है, यानी अपना खाना खुद से नहीं बना सकता। तो इट हैज टू बी डिपेंडेंट ऑन अदर फॉर देयर फूड। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मैं अपना खाना खुद नहीं बना सकता अपने हाथों से, वो अलग चीज है। हाँ, लीफ के अंदर जो क्लोरोफिल होता है वो अपना खाना खुद बनाना मतलब उसके अंदर ही वो खाना प्रोड्यूस हो रहा है। मेरे अंदर खाना प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, आपके अंदर खाना प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, हमें किसी और को लाना पड़ता है। जैसे प्लांट्स को लेके आया, एनिमल्स को लेके आया और उसको पका के खाया, यही कर सकते हैं ना लोग, वही करते हैं। लेकिन वो एक अलग चीज है। यहां पे बात हो रही है अंदर खाना बनाने की, विद इन बॉडी। ठीक है ना, हमारे पास तो ऐसा नहीं है ना भाई धूप और हमारे अंदर खाना बन गया। लेकिन प्लांट्स करता है, प्लांट्स को क्या चाहिए, पानी नीचे से मिल जाता है, उसको रूट्स सप्लाई कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से मिल जाता है, बस वो ऐसा करता है धूप और उसको खाना मिल जाता है। कैसे मिलता है, लीव्स के अंदर फूड प्रिपरेशन प्रोसेस होता है जिसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। बचपन में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, याद आ गया होगा। ठीक है, तो फंगस क्या होते हैं, नॉन ग्रीन होते हैं, मतलब ये क्लोरोफिल नहीं है, मतलब अपना खाना खुद नहीं बना सकते। यूकैरियोटिक तो है, इसके अंदर सेल के अंदर वेल डेवलप न्यूक्लियस प्रेजेंट है, कोई शक नहीं है, लेकिन ये है हेटेरोट्रॉफ्स। क्यों? क्योंकि अपना खाना खुद नहीं बना पाएंगे ये लोग। मोस्टली क्या होता है, ये लोग सैप्रोट्रॉफ होते हैं। मोस्टली क्या होते हैं, सैप्रोट्रॉफिक इन नेचर होते हैं, सैप्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं इसको। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सड़ी हुई चीज के ऊपर ग्रो करते हैं। अब जैसे आपने देखा होगा अक्सर फंगस जो है वो सड़ता हुआ ब्रेड होता है, सड़ता हुआ रोटी होता है, पुराना रोटी हो जाता है, पुराना खाना हो जाता है, कुछ कपड़े पे भी आ जाते हैं। तो ऐसी जगह पे उगता है जहां पे कोई चीज सड़ रही होती है, लकड़ियां सड़ रही है, उसके ऊपर मशरूम उगता है। ये भी फंगस ही है। मशरूम पता है ना, एक खाने वाला मशरूम होता है जिसको खेती करके उगाया जाता है व्हाइट कलर का, दैट इज डिफरेंट। ठीक है, वो भी फंगस ही है लेकिन इट इज अ गुड थिंग। लेकिन एक फंगस रेडिश ब्राउन कलर का होता है जो सड़ती हुई लकड़ी के ऊपर उग जाता है, छतरी के जैसा। देखा होगा आपने शायद। ठीक है ना, मान लो ये ऐसा है तो ऐसा छतरी के जैसा ऐसा उग जाता है। ठीक है ना, ऐसा देखा होगा आपने इस तरीके से। तो ये मशरूम बहुत खतरनाक होता है। अगर ये मशरूम अगर किसी ने खा लिया गलती से तो हो सकता है पॉइजनस चीजें आपके बॉडी में फैल जाए और इंसान की डेथ भी हो सकती है, फूड पॉइजनिंग हो सकता है। तो बहुत खतरनाक चीज होती है। तो चलो इसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन हम वही बात करेंगे कि सड़ती हुई जगह पे सड़ी हुई चीज के ऊपर ये ग्रो करता है। ठीक है, अब ये जो ये है हमारा फंगस जो है, तो ऑब्वियसली क्या है, फंगस के अंदर सेल्स ही है। मतलब जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर भी सेल्स है, फंगस भी एक सेल से ही बना होगा। तो जो सेल्स होते हैं, सेल्स का जो कवरिंग होता है या फिर सेल वॉल जिसको बोलते हैं, आपको पता है ना कि कोई भी सेल होता है तो सेल के ऊपर भी एक कवच होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल वॉल। जैसे न्यूक्लियस के ऊपर के कवच को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है, वैसे सेल के ऊपर के कवच को सेल वॉल कहा जाता है। तो सेल वॉल जो है इसमें ये किससे बना होता है, एक चिटिन लेयर से बना होता है। ये चिटिन CHITIN चिटिन लेयर से बना होता है। और ये चिटिन क्या है, एक तरीके का शुगर कॉम्प्लेक्स है। चीनी बोलते हैं ना शुगर, लेकिन वो चीनी जो हम खाते हैं दैट इज डिफरेंट शुगर। शुगर यानी हमारे बॉडी के अंदर भी ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, दैट इज शुगर। तो वो शुगर से यहाँ पे उसकी बॉडी तैयार होती है ताकि उसको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके। और बहुत सारे फंगस आपने देखा होगा वो थ्रेड लाइक धागे जैसा शेप होता है। अक्सर आपने ब्रेड के ऊपर देखा होगा कि धागा व्हाइट कलर का तो धागे जैसा आ जाता है, दैट इज नथिंग बट द फंगस। तो ये इसका शेप होता है। और एग्जाम्पल ईस्ट है। ईस्ट आपको पता ही है, पाव बनाने के टाइम ईस्ट डाला जाता है। पाव बेकरी में ईस्ट डालते हैं जिससे फ्लफीनेस आ जाता है। तो ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया, पेनिसिलियम, इट इज वन ऑफ द फंगस जिससे एंटीबायोटिक बना जाता है। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन आपने नाम सुना होगा। तो पेनिसिलिन बनाने के लिए पेनिसिलियम का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो फंगस के बारे में है, जो मैंने बता दिया आपको कैरेक्टरिस्टिक्स। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ठीक है। अब अगर हम बात करें दो और जो हमारे मेन किंगडम बच गए हैं, जिसका नाम है, देखो ये हमने पढ़ लिया, ये तो पढ़ लिया था किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा भी पढ़ लिया, किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमलिया की बात करेंगे। लेकिन जैसे मैंने बताया आपको
कि हमारा अभी जो स्टैंडर्ड चल रहा है दोस्तों वो बहुत बेसिक स्टैंडर्ड है, 8 स्टैंडर्ड में हो आप लोग, ठीक है, और फिर भी आपको मैं बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज भी दे रहा हूं साथ में। लेकिन हम बात करें कि हमारा जो किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमलिया है ये इतना छोटा नहीं है कि इसको आप बेसिक तौर पे पढ़ लो, ये बहुत बड़ा चीज है। और इसीलिए अगर आप अपने सिलेबस में भी देखोगे तो किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमलिया के बारे में एक्सप्लेनेशन आपको नहीं दिया हुआ है। क्यों नहीं दिया है? क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि आप किंगडम प्लांटे को यानी प्लांट्स कोर एनिमल्स को बड़े लेवल पे पढ़ो। जब आप 9th 10th 11th 12th में जब जाओगे तब आप ये सब चीज पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी थोड़ी मोड़ी चीजें बता देता हूं। तो किंगडम प्लांटे क्या है? मल्टीसेलुलर है, ऑब्वियसली बहुत सारे बड़े बड़े प्लांट्स हो सकते हैं, छोटे प्लांट्स हो सकते हैं, लेकिन वो एक छोटे सिंगल सेल से तो बनेंगे नहीं, तो इसके लिए वो क्या है? मल्टी सेलुलर है। यूकैरियोटिक है क्योंकि भैया उसका सेल जो होगा उसके अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो वेल डेवलप होगा बहुत अच्छी तरीके से। हाँ, साथ ही में जितने भी दुनिया में प्लांट्स है ये सब इसके कैटेगरी में आ जाते हैं और आप हायर स्टैंडर्ड में इसको पढ़ोगे। उसी प्रकार एनिमल भी मल्टी सेलुलर होंगे, यूकैरियोटिक होंगे, जितने भी फाइलम्स होते हैं, वेरियस फाइलम्स इसके अंदर प्रेजेंट होता है। फाइलम मतलब उसके कैटेगरी, जैसे मैंने बताया ना ग्रुप के अंदर ग्रुप सब ग्रुप होता है, वैसे ही इसके अंदर भी बहुत सारे फाइलम होते हैं, जैसे फाइलम प्रोटिस्टा, ठीक है, फाइलम माफ करना फाइलम पोरीफेरा, प्रोटिस्टा नहीं, प्रोटिस्टा इज किंगडम, फाइलम पोरीफेरा हो गया, ठीक है ना। फिर आगे बहुत सारे आ जाते हैं, मतलब क्निडारिया हो गया, हेमिकॉर्डेटा हो गया, आंथ्रोपोडा हो गया। अब आप सोच रहे सर ये आप क्या क्या नाम ले रहे हो, तो ये कुछ चीजें हैं जो आप शायद 9th स्टैंडर्ड के बाद या फिर 10th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे। डोंट वरी, ये आएगा। लेकिन बात याद रखना, फाइलम पोरीफेरा हो गया, क्निडारिया हो गया, मोलस्का हो गया, एकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा, ऐसी बहुत सारी फाइलम से मतलब कैटेगरी से जिसके अंदर एनिमल्स को क्लासिफाई किया हुआ है। फिर फाइलम कॉर्डेटा होता है, नॉन कॉर्डेटा होता है, ये सब चीजें तो ये अब हायर स्टैंडर्ड में पढ़ोगे, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो इस तरीके से हमने हमारे इस चैप्टर का पहला जो पार्ट है वो कवर कर दिया, जिसका नाम था क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन तो हो गया, लेकिन अब हमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ द माइक्रोब्स, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स की अगर हम बात करें, माइक्रोब्स का मतलब क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीवी। सूक्ष्म जीवी मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इतने छोटे होते हैं कि हमें उसको देखने के लिए लगेगा माइक्रोस्कोप, और इसीलिए माइक्रोस्कोप से ही वो ऑर्गेनिज्म दिखता है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी एकदम छोटे ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इन शॉर्ट इसको माइक्रोब्स भी कहा जाता है। तो इसका अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं तो ये है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो प्रोकैरियोट्स होंगे, मतलब उसके अंदर भी जो सेल होगा उसके अंदर न्यूक्लियस वेल डेवलप प्रेजेंट नहीं होगा, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जिनके अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो बहुत ही अच्छी तरीके से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड वेल न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, वेल डेवलप न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, इसीलिए उसको यूकैरियोट्स कहा गया है। तो जो प्रोकैरियोट्स कैटेगरी में आते हैं उसका एग्जांपल है बैक्टीरिया। दुनिया में जितने भी बैक्टीरियाज हैं ये सब इस कैटेगरी में आ जाते हैं। और जो यूकैरियोट्स है वो अगेन 3 हिस्सों में डिवाइड हुआ है, एक है प्रोटिस्टा, एक है फंगस और तीसरा है अल्गी। अब ये जो भी चीजें हैं ये हमने क्लासिफिकेशन का ओवरव्यू देखा है, लेकिन इसका पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन वो हम लोग देखेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, यानी लेक्चर नंबर 2 में। तो बस आप लोग इंतजार करना, लेक्चर नंबर 2 भी आपके सामने बहुत जल्द आ जाएगा। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर को हम करते हैं एंड। आप लोग वेट करना लेक्चर नंबर 2 का, और उसमें जो बचा हुआ एक्सप्लेनेशन उसको खत्म करेंगे और ये चैप्टर भी हमारा खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज देर किस बात की, फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।